Hello, good morning. Welcome to Unacademy, India's largest online study platform. This is Anil Sujanian, and in this video, I'm going to discuss about the medieval history topic named Babur period. This topic will be helpful for your UPSC pre and main examinations, and also those students were preparing for state PSC and SSC exams. बिकॉज जितने भी आपके पास ये जो मैंने अभी एग्जाम्स बोले हैं उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पूछा ही जाता है और जहां पे आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पूछा जाता है वहां पे ये जितने भी आपको मैं यहाँ पे टॉपिक्स डे टू डे करवाता जा रहा हूँ वो सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं सो यहाँ पे हम जो अपना टारगेट लेके चले हैं वो हमारा है बीपीएससी या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का बट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आप जितने भी बिहार के एग्जाम्स हैं उनको आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हो क्लियर है तो सो क्रैक ऑल बिहार एग्जाम्स विद अस जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे अनअकैडमी एक टॉप आपके पास टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास बहुत से आपके पास एक टॉप एडुकेटर्स देखने को मिलते हैं क्वालिटी का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रहेगा क्लियर है टॉप एडुकेटर्स का मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे टॉप रहेंगे क्लियर है जिनको अच्छा खासा अनुभव रहेगा अपने अपने इस क्षेत्र में तो वे सारे आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आप सभी का रहेगा सो लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स विद अस देन सबसे पहले तो अभी हमने बात करी कि भैया यहाँ पे आपके पास इम्पोर्टेंट क्या चलता है वंस अ मिनट मेरे को चेक करने दीजिएगा सब कुछ सही चल रहा है ये कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है यहाँ पे हाँ एवरीथिंग इज ओके 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 नाउ ओके नाउ तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये जो आपका क्या है यहाँ पे हम्म, जो हमारा एग्जाम यहाँ पे है जो हमारा एग्जाम यहाँ पे टारगेटेड है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इतना सबका क्लियर है टॉपिक अब यहाँ पे बोला जा रहा है भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर करने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो क्लियर है ये ऐसा क्यों है भैया देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से आपसे आपको क्या बेनिफिट होता है देखो अगर आप मतलब कुछ हद तक इस जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास एग्जाम्स रहता है आप इसके बारे में नॉलेज रखते हो तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगा कि नहीं भाई आप फिर कहीं ना कहीं खुद से ही अपने सेल्फ स्टडी से ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे ऐसा नहीं कि जो बिगनर है वो नहीं कर पाएंगे पर मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप चाहते हो ना एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ और एक बिल्कुल कम समय में है ना कम समय में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो भैया उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है अपना सब्सक्रिप्शंस लेना ही पड़ता है क्लियर है और प्रेजेंट टाइम में आप जो हिस्ट्री का कोर्स देख रहे हो आप अनिल सुजानियन का ये आप कोर्स देख रहे हो आपको यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट किया था आज हम मेडिएवल हिस्ट्री के ऊपर पहुंच चुके हैं या मेडिएवल हिस्ट्री का आपके पास एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा था हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास आता है सूरवंश क्या नाम है सूरवंश तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हो मतलब कि आपको अभी इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि क्या बीपीएससी है कैसे हम इसके बारे में तैयारी करें तो जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा देखो होता यूं है यहाँ पे आपको ना बेसिक से चीजें कराना स्टार्ट की जाती है और हर कोई छोटी से छोटी चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती है क्लियर है अगर आप फ्री लाइव क्लासेस देखोगे ना उसमें भी हम मैक्सिमम चीजों को कवर करवाते हैं पर वहां पे आपको हम ये मान के चलते हैं ये काउंट करके चलते हैं कि आपको बहुत सी चीजों की समझ होगी क्लियर है मेरी बात है अगर आपको रियलिटी में ही यहाँ पे अ, ये बीपीएससी का आपका तैयारी करनी है तो आप ध्यान रखिएगा सब्सक्रिप्शंस आपको बहुत ही यहाँ पे हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस आपको सिखाते हैं मतलब यहाँ पे हम आपको ये भी बताते हैं सिलेबस क्या है आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मोटिवेशन लेक्चर्स आपको यहाँ पे 1 से 2 मिल जाएंगे है ना कि जिसमें आपको प्रॉपर सिलेबस का जानकारी दी जाएगी आपको ये बताया जाएगा आप किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करिएगा है ना तो दिस स्लाइड शोज अबाउट मी
जैसे कि आप सभी में से कुछ लोग तो अभी तक जान चुके होंगे, माई सेल्फ अनिल सुजानियन एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, बट जनरली आई एम द फैकल्टी ऑफ जीएस, जिसमें आपको मैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री कोर्स यहाँ पे लेके आया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि हिस्ट्री का जितने भी स्टूडेंट का एक तरह से दिक्कत आता था या बोझ, जिन भी स्टूडेंट को ये हिस्ट्री सब्जेक्ट बोझ लगता था, वो सबका अब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बस ज़रूरत ये है कि रेगुलरिटी में आपको पढ़ाई करना पड़ता है। क्लियर है चीज़ें? और प्लेलिस्ट में आपको पूरा यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिएवल हिस्ट्री तक का पूरा कोर्स मिल जाएगा। जल्दी ही हम लगभग 15 से 20 दिनों में अपना एंशिएंट जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर मैं अपने क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, मैं बैचलर इंजीनियर हूँ और मैंने इंजीनियरिंग अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल स्ट्रीम से कंप्लीट करी है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मोर देन 3 ईयर है। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर 945698 02085। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स, कोई डाउट, कोई कुछ भी नज़र आता है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप कुछ भी करके एक तरह से मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्लियर है चीज़ें? सो go to the next slide. This slide shows the Unacademy subscriptions, Unacademy subscriptions benefit. सबसे पहले तो अगर मैं जहाँ तक खुद के लेवल पे समझ सकता हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स की तो यही दिक्कत आती है कि सब्सक्रिप्शंस होता क्या है ना? सब्सक्रिप्शन से मिलेगा का क्या? सब्सक्रिप्शंस भैया कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शंस एक क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स को खरीदने की बात करी जाती है ना? आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स बनाया है जिसमें आपको बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं लाइव, है ना? और वो किस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं? बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनअकैडमी केवल आपका स्टेट पीएससी ही पढ़ाता है। भैया अनअकैडमी तो हर कोई छोटा से छोटा, है ना? चाहे आप 10वीं की क क्ला कक्षा 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हो और आपको वहाँ पे ट्यूशन चाहिए। उसके बाद चाहिए आप 5वीं का इंग्लिश देखना चाहते हो, 10th टू 9th टू या 7th टू आपके पास 12th जो आपके पास जनरल स्टडीज़ की बुक्स रहती हैं, वो आप पढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शंस खरीद सकते हो। अलग-अलग कोर्सेज़ के अलग-अलग आपके पास सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे अनअकैडमी का जो बीपीएससी सब्सक्रिप्शंस है, उसमें आपके पास अलग फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, अलग में अलग रहेगा। देखो सबसे पहले इसके बेनिफिट क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जब आप कोर्स लोगे ना, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस में आप अपने-अपने एडुकेटर के साथ चैट कर पाओगे। वहाँ पे जो डिस्कशन चल रही होगी उसमें अपने आप को एंगेज रख पाओगे। जब आंसर पोल चलेगा, आंसर पोल में भी आप अपने आप को यहाँ पे एक तरह से फ्रेश रख सकते हो, एक तरह से अपने आप को यहाँ पे ऑन रख सकते हो। क्लियर है चीज़ें, है ना? मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऑप्शन रखे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भैया कि जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का टेम्पल है, वो कहाँ पे है ना? या खजुराहो की गुफा कहाँ पे है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या एलोरा मंदिर, एलोरा गुफाएँ कहाँ हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, इस तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैंने पूछा तो आपको भी वहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप अपना ऑप्शन वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सा सही रहेगा। क्लियर है मेरी बातें? हुँ। तो सब सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई इश्यू? हुँ? अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का इस टाइम यूज़ करिएगा, है ना? हाँ, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसका यूज़ करिएगा। आपकी पूरी हेल्प यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट बोला नंबर 2 पे आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो ये जो लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस है ना, यही हमारी स्टडी को बेहतरीन बना पाते हैं। यही हमें बताते हैं कि भैया कि हम कहाँ पे हैं, कितने पानी में हैं, कितने यहाँ पे है ना, कितने पानी में हैं, वो हमें कौन बताता है? लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। मेरी बात क्लियर हो रही है? इसमें लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस से हमें क्या चीज़ फ़ायदे में रहती है, ये क्या चीज़ हमें सही मिलती है? देखो, इससे हम अपनी प्रिपरेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब कि अ, मान लो जब मैं ऑल ओवर पूरा बीपीएससी का एक पेपर, एक मॉक टेस्ट लगा के आता हूँ। अब भैया बीपीएससी में बहुत से सब्जेक्ट्स रहते हैं, लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, करंट अफेयर और ये वो मिला के।
तो उन 15 सब्जेक्ट्स में से जब मैंने अपना पेपर दिया तो मेरे को वहाँ पे पता चल जाएगा भाई यहाँ पे मेरा कौन-सा सब्जेक्ट कमज़ोर रहा है। मान लो मेरे को यहाँ पे जो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो मेरे को यहाँ पे कमज़ोर लग रहा है, तो मैं उस लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड करूँगा। तो कहीं न कहीं लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ हमारे प्रिपरेशंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो प्लीज़ तो यहाँ पे आप देखिएगा लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ को भी। हाँ, तो ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट था स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ का मतलब यूँ है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ की वज़ह से आपका जो टाइम है ना, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। मतलब आपका टाइम बिल्कुल यहाँ पे सेव रहता है। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप कब से अपने किस टॉपिक को पढ़ोगे, कौन-सा टॉपिक आपको कब पढ़ाया जाएगा। एक भी डे वहाँ से मिसिंग नहीं होता है। हाँ, कोई जेन्युइन रीज़न किसी एडुकेटर्स का आ जाता है, तो वहाँ पे एक आधी बार क्लास मिस हो जाती है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा ये जो सेशन है लगभग आज पूरा एक महीना होने को आ चुका है हमारे कोर्स को और अभी तक हमारी एक भी एब्सेंट यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? एक भी क्लास हमारी यहाँ पे ऑफ नहीं है। तो मतलब वैसे तो कोई भी एडुकेटर्स आपको इन प्रॉब्लम्स में डालता ही नहीं है ना? खुद हम समझते हैं कि नहीं भई आपका जो टाइम है वो कितना सेव्ड है। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब देखना क्या है? आगे समझ आएगा अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब, है ना? अभी के लिए बस इसको आप इतना रखिए। देखना अनलिमिटेड एक्सेस का अगर मैं शॉर्ट में आपको मतलब समझाऊँ तो उसका मतलब यूँ होता है बोला जाता है कि यहाँ पे जितनी भी आपके पास वीडियोस रहेंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, चाहे वो आपके पास सेव्ड फॉर्म में रहेंगी, उन सभी को बोला जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो और जितने भी लाइव एडुकेटर्स बीपीएससी के लिए पढ़ा रहे होंगे, आप उन सभी को अपना यहाँ पे टीचर्स चुन सकते हो, अपना जो एक तरह से है ना, जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देखो बीपीएससी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स है भैया 350 से, ₹350 से भैया बीपीएससी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है। क्लियर है? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर एन्जॉय करिएगा और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भैया इससे बेहतरीन सर्विसेज़ आपको नहीं मिल सकती। घर में बैठे हो और दुनिया के बेहतरीन टीचर्स आप सभी को पढ़ा रहे हैं। फिर भी अगर हम अपनी पढ़ाइयों इन सभी ऑप्शंस के बाद भी हम अपने आप को पीछे रखते हैं तो गलतियाँ हमारी हैं। अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो ये हमें ये सिखा रहा है कि प्रेज़ेंट टाइम में आप जो देख रहे हो ये लाइव क्लास है जो कि फ्री है। फ्री लाइव क्लास में वैसे बहुत से स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है, पर यहाँ पे हम हर चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब हमारी कोशिश तो रहती है बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स को आपको यहाँ पे क्लियर करवाएँ, क्लियर है। पर हम यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं काउंट करते हैं। हम ये मानते हैं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मतलब काफ़ी चीज़ें पता हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम छोटी बेसिक सी चीज़ें नहीं ये यहाँ पे शो करते हैं। मतलब हम ये नहीं आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या यहाँ पे है ना, इस तरह से क्या होना चाहिए। ये चीज़ हम बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सही है। नेक्स्ट आ जाओ। एडुकेटर्स बोला अगर हम यहाँ की बात करें, इस स्लाइड की बात करें, ये आपके पास टॉप एडुकेटर्स को यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपल सा मैं आपको ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस लोगे, तो उसमें से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉप एडुकेटर्स है भई, अभय प्रताप जी जो है ना? ये टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ के, है ना? अनअकैडमी के मतलब हज़ारों की संख्या से आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको पता नहीं कितना समय एक अच्छा अनुभव इनको इसी फील्ड में हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की फील्ड में इनको एक अच्छा अनुभव हो चुका है। तो भैया ये अनुभव आपका तभी काम आएगा, ये इनका तभी काम आएगा जब आप लोग कोशिश करोगे, है ना? इनके अनुभवों को, इनके एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में आप तभी उतार पाओगे जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस लेते हो। दिस स्लाइड शोज़ द अपकमिंग कोर्सेज़ मतलब आपको क्या-क्या यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो भैया, है ना? ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट है ये है बीपीएससी। जब आप बीपीएससी का कोर्स खरीदोगे ना, तो उस टाइम आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट सॉरी 12 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। कितने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे?
12 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। जियोग्राफी भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे, ऑप्शनल भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग भी पढ़ोगे, बिहार का स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, करंट अफेयर भी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ोगे, सिलेबस भी यहाँ पे देखोगे, लैंग्वेजेस भी आप देखोगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी आप देखोगे। क्लियर है चीजें? तो देखो, यहाँ पे देखो, लास्ट हमारा एक पॉइंट बच गया था जिसमें हमने डिस्कस करना था कि अनलिमिटेड एक्सेस क्या है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब यूँ हुआ, देखो जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना? हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं ये हिस्ट्री है। ये यहाँ पे आपका हिस्ट्री यहाँ है। हिस्ट्री के कितने कोर्स है देखो, 16 कोर्स है। मतलब जिस तरह से मेरा कोर्स आपको दिख रहा है, अनिल का बीपीएससी कोर्स आपको दिख रहा है, उसी तरह से आपको भैया जो 15 एडुकेटर्स है ना, उनका कोर्स भी आपको यहाँ पे सेम बीपीएससी के लिए यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे भैया जिस भी एडुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो ना, आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो आपको एक से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं अनिल का कोर्स या जो अभी प्रेजेंट टाइम जो हमारा कोर्स चल रहा है वो नहीं सही है, भाई आप छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो इसको। आप दूसरा कोर्स, दूसरे एडुकेटर्स का कोर्स देखो, है ना? क्लियर है? तो भाई इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है ना? इससे मजेदार बात आज के टाइम में भैया नहीं हो सकता है कुछ भी। मतलब अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसने बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अच्छा सर्विसेज दी है ना? घर घर में शिक्षा को पहुंचाया है, वो भी एक मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम क्लियर है प्राइस में। ये बीपीएससी सब्सक्रिप्शंस का फीस स्ट्रक्चर है भैया। कितना पैसा लेगा आपसे अनअकैडमी इन सारी चीजों को पढ़ाने का? बिल्कुल सिंपल है भैया। आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो जिसमें बस मात्र 1260 रुपए आपको देने पड़ते हैं। 3 महीने के सब्सक्रिप्शंस में मात्र आपको रुपीस 3150 देने पड़ते हैं। 6 महीने के सब्सक्रिप्शंस में केवल आपको 5040 रुपए देने पड़ते हैं। 12 महीने की सब्सक्रिप्शंस में केवल आपको 6350 देने पड़ते हैं। 24 महीने के सब्सक्रिप्शंस में आपको केवल 7560 देने पड़ते हैं। कुल मिला के हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे यूं हो रहा है कि अ, जब हम एक लंबे समय के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कम पैसे लग रहे हैं। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे ये भी फीस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा लगता है तो बोला अनअकैडमी आपको बहुत ही अच्छा और बेनिफिट क्या दे रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10%, 10% यहाँ पे क्या है, 10% यहाँ पे क्या है, आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। पर ये जो 10% का डिस्काउंट है वो आपको कैसे मिलेगा? देखो, अगर आपको ये फीस ज़्यादा लग रही है तो आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। मर्ज़ी आपकी, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लो। पर वैसे आपको पता ही है कि, है ना, मनी तो हर कोई सोच समझ के ही करता है ना, है ना? मनी तो हर किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है ना। विदाउट मनी, है ना, मतलब बहुत से काम रुक जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि पैसा ही सब कुछ है, पर पैसा प्रेजेंट टाइम में जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? हाँ, तो जब आप डिस्काउंट मिल रहा है भैया तो लीजिए ना। हाँ, तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप कैसे ले सकते हो? भैया, जब आप यहाँ पे पेमेंट करोगे ना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए, तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा यू हैव एनी रेफरल कोड? इफ यू हैव एनी रेफरल कोड देन प्रेस हियर। तो वहां पे आप मेरा रेफरल कोड लगा दीजिएगा, अनिल S10, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या चीज मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। भैया बहुत सही है, सारी चीजें क्लियर है, मेरी बातें? हाँ, तो चलो नेक्स्ट अपनी स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। बहुत सारी हमने यहाँ पे बातें कर ली, है ना? अब हम अपने आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्यवंश। क्या नाम है? सूर्यवंश। इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सूर्यवंश को बताने के लिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, मध्यकालीन भारत। क्लियर है मेरी बात है? अब ये सूर्यवंश क्या है और उसका मध्यकालीन भारत से क्या नाता है वो हम पहले देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, हम बड़े टॉपिक पढ़ते हैं चार।
पहला टॉपिक आ जाता है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जिसमें हमारे भारत के छोटे-छोटे राज्य बन चुके थे। उन छोटे-छोटे राज्यों में अलग-अलग शासक थे और उन शासकों में आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो चुकी है। वही शासक आपस में भिड़ते रहते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं विदेशी। विदेशियों ने यहाँ पे आक्रमण करा, जिसमें शौकत गनी, मोहम्मद गज़नबी उसके बाद मोहम्मद घोरी जैसे सामने आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक काल चलता है जिसमें सल्तनत काल चलता है, मतलब सारे के सारे सुल्तान आते हैं, 1206 से 1526 तक चलते हैं। उसके बाद आपके पास एक चलता है मुगल काल। मुगल काल का ही टॉपिक आपके पास क्या है? सूर्यवंश। मुगल काल का ही एक टॉपिक है आपके पास क्या है? सूर्यवंश, जो कि हमारा छूट चुका था। वैसे हम मुगल काल अपनी क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, पर ये टॉपिक हमारा छूट चुका था, इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? क्या नाम है? सूर्यवंश। ठीक है। अब ये मुगल काल में सूर्यवंश कहाँ से आ जाता है? सूर्यवंश जो था ना, वो भारतीयों मूल का आपके पास था, मतलब जो आपके अफ़गानी थे ना, अफ़गानी भारत में रह चुके थे, जो लोदी वाला वंश चल रहा था, उन्हीं के द्वारा आपके पास भारत में सूर्यवंश लाया जाता है। तो देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में चल रहा था मुगल वंश, पर मुगल वंश के बीच में ऐसा क्या हो गया कि, है ना, एक टाइम के लिए मुगलों को अपने यहाँ से हाथ धोने पड़े थे, बाहर से हाथ धोने पड़े थे। वो कौन-सा टाइम आ चुका था? तो देखो मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ यूँ था कि सबसे पहले मुगल काल में एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले आते हैं, जिन्होंने अपनी बचपन की जो कंडीशंस हैं, जो बचपन है वो बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से निकाला था। वे यहाँ पे आ जाते हैं और उनका नाम यहाँ पे होता है बाबर। क्या नाम है उनका यहाँ पे? बाबर। सही है चीज़ें? ये जो बाबर है ना भैया, ये जो बाबर हैं, ये बाबर क्या काम करते हैं यहाँ पे? बाबर बोला जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और मुगलों को ये इंटरनली मजबूत करते हैं। मुगल सत्ता को, मुगल साम्राज्य को ये आंदरूनी तरीके से एक तरह से क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। बाबर ने ही तो भैया यहाँ पे मैक्सिमम को यहाँ पे हराया था। बाबर ने भारत में कितने युद्ध लड़े हैं? बाबर सॉरी। हाँ। अगर मैं बाबर की बात करूँ, बाबर ने भारत में लगभग जो युद्ध लड़े हैं वो आपके पास हैं, 4 ऐतिहासिक युद्ध हैं बाबर के। वैसे युद्ध बहुत हैं, पर 4 ऐतिहासिक हैं। पहला ऐतिहासिक युद्ध आ जाता है 1526 का। क्लियर है? 1526 के बाद 1527 में, 1527 के बाद 1528, 1529, 26, 27, 28, 29, इसमें आपका जो बाबर है भारत पे आक्रमण करता है। 28 भी आ गया और लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? 29। तो इन समय में भारत पे आक्रमण करता है कौन? बाबर। क्लियर है बातें? अब जी, यहाँ पे कौन-कौन से आक्रमण थे ये? 26 में पानीपत का आक्रमण होता है, 27 में आपके पास कौन-सा आक्रमण होता है? खानवा का आक्रमण होता है और यहाँ पे 28 में आपके पास चंदेरी का आक्रमण होता है, यहाँ पे घाघरा का आक्रमण होता है। क्लियर है चीज़ें? यहाँ पे आपके पास इब्राहिम लोदी हारता है, यहाँ पे राणा सांगा हारता है, यहाँ पे मेदिनी राय हारता है 28 वाले में और इसमें महमूद लोदी हारता है यहाँ पे। क्लियर है चीज़ें? अब जी ये बाबर की कहानी थी मुगल सत्ता में। अब मुगल सत्ता में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, मतलब 1 साल बाद ठीक मुगल साम्राज्य के जो आपके पास नाम थे बाबर, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर का बेटा यहाँ पे आता है भैया, कौन आता है? बाबर का बेटा यहाँ पे आता है और जो बाबर का बेटा था उसका नाम क्या था? हुमायूँ। क्या नाम था? हुमायूँ। हुमायूँ जब यहाँ पे काम करता है, तो बोला जाता है हुमायूँ भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त व्यक्ति था। मतलब अच्छा टैलेंटेड था, क्लियर है, अपने पिता की तरह ही था। पर उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि वो दयालु था, मतलब दया भावना समझने वाला था और वो दया भावना के चक्कर में ही अपने साम्राज्यों को खत्म कर लेता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, एक ऐसा समय आता है जब मुगल साम्राज्य आपके पास बीच में खत्म हो जाता है और वो समय था हुमायूँ वाला।
कौन-सा इसमें था? हुमायूँ वाला। देखो कितनी सही आपको मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ ना, हर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ कि हम क्यों सूर्यवंश को पढ़ रहे हैं, सूर्यवंश किससे संबंध रखता है। तो ध्यान रखिएगा सूर्यवंश जो है वो हुमायूँ से संबंध रखता है, जो कि मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। देखो हुमायूँ मैंने पहले बोल दिया कि भैया टैलेंटेड था, नो डाउट टैलेंटेड था, पर इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि भई ये दयालु था। मतलब कि दया भावना को समझता था। मतलब अगर इससे कोई हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लेता था, मान लो जिसका अपराध एक तरह से मान सकते हो कि आप फांसी तक का है ना? कि उसको माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास नाम था हुमायूँ, हुमायूँ से अगर कोई गिड़गिड़ा के माफ़ी माँग लेता तो ये आराम से उसको छोड़ देता था, मतलब दयालु टाइप था। और इसी दयालुता के कारण भैया इसने अपने साम्राज्य को यहाँ पे खो दिया था। क्लियर है चीज़ें? हुमायूँ का टाइम ध्यान रखना इतिहास में 2 बार हम पढ़ते हैं। क्लियर है चीज़ें? हुमायूँ का टाइम हम इतिहास में 2 बार पढ़ते हैं। क्लियर है चीज़ें? एक आपके पास चलता है 1500 यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है 30 लिखिएगा, है ना? सॉरी हाँ, सॉरी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था। 1526 से 30 तक आपके पास बाबर यहाँ पे रहता है। 1530 से 45 तक आपके पास कौन रहता है? यहाँ पे हुमायूँ रहता है। फिर 45 के बाद हुमायूँ को यहाँ पे भगा दिया जाता है। 45 से 55 तक आपके पास यहाँ पे कोई और आता है, वो आपके पास जो आता है वो है सूर्यवंश का शासक, नाम है शेरशाह सूरी। भैया ध्यान रखिएगा, हुमायूं के टाइम में आपके पास शेरशाह सूरी एक अच्छा अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति था। इन दोनों के बीच में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो ऐतिहासिक युद्ध चलते हैं। एक 1539 का था, क्लियर है, एक आपके पास 1540 था। 1539 का जो था वो था घाघरा का, सॉरी नाम था, एक मिनट एक सेकंड के लिए। हाँ जी, तो अभी तक सब क्लियर है? हम्म, अभी तक सब क्लियर है या कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही जा रहा होगा। हाँ, तो हमने बात करी कि जो हुमायूँ था, हुमायूँ का जो टाइम पीरियड है, वो 2 पार्ट्स में देखने को मिलता है। कारण क्या था? एक बार ऐसा टाइम आता है ना, हुमायूँ को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। क्लियर है? वो अपने पिता का जो साम्राज्य था, बाबर का जो साम्राज्य था, मतलब जिसने इसकी स्थापना करी थी मुगलों ने, उसी को यहाँ पे सँभाल रहा था, नाम था हुमायूँ। हुमायूँ का पाला पड़ता है किसके साथ? वो पाला पड़ता है आपके पास शेरशाह सूरी के साथ। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ज़बरदस्त था, दिमागी था। उस दिमाग वाले ने इसको ऐसा फँसा दिया था हुमायूँ को, हारने वाला नहीं था ये, क्लियर है? पर फँसा दिया था इसको, ऐसा मतलब चक्कर में फँसा दिया था कि यहाँ से वो निकल ही नहीं सकता था अब तो, क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी और हुमायूँ आपस में भिड़ते हैं। और आपस में भिड़ते इतने जबरदस्त तरीके से हैं कि इनका 2 ऐतिहासिक युद्ध होते हैं। एक याद रखिएगा, एक 1539 का युद्ध था, एक 1539 का युद्ध था, एक 1540 का युद्ध था। क्या नाम था? एक 1539 का युद्ध था, एक 1540 का युद्ध था। 1539 का युद्ध जो था, जिसमें शेरशाह सूरी का बेटा मारा गया था। शेरशाह सूरी का बेटा मारा गया था। और ये जो युद्ध हुआ था 1539 वाला भैया, ये कन्नौज में हुआ था, इसीलिए इसको हम कन्नौज का युद्ध यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लियर है चीजें? हाँ, तो 1539 वाला जो युद्ध है वो कन्नौज का युद्ध है, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। अब अब बोला जाता है एक युद्ध होता है जिसको हम 1540 का युद्ध कहते हैं। और वो जो युद्ध है वो आपके पास कहलाया जाता है चौसा का युद्ध। क्या नाम था? चौसा का युद्ध। देखो कितना सही आपका टॉपिक चल रहा है। चौसा का युद्ध में क्या हुआ था देखो, 1540 में क्या हुआ था? चौसा के युद्ध ना। तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ था?
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। बड़ी मुश्किल से हुमायूं जान बचा के वहां से भाग गया था। मतलब एकदम से मार ही देता शेरशाह सूरी हुमायूं को, पर वो वहां से भाग गया था। फिर जब वो यहाँ से भागता है तो लगभग जो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है वहां पे जाके वो कुछ टाइम के लिए रहता है हुमायूं। वहां पे अकबर का जन्म होता है। बाद में हुमायूं अ, अकबर को बहरम खां के संरक्षण में, बहरम खां उसका सेनापति था, उसको यहाँ पे ही छोड़ जाता है। खुद वो ईरान वापिस चला जाता है, ईरान चला जाता है। कुछ समय के बाद वो फिर से अपनी ताकत में आता है, फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, फिर से अपना एक तरह से मोटिवेशन लेवल, अपना अपना जो सैन्य बल है उसको एक बार लेके आता है और सूरवंश पे अटैक कर देता है। बाद में सूरवंश आपका फिर से खत्म हो जाता है, मुगल सत्ता फिर से वापस आ जाती है। तो इतनी कहानी आपको पता चल चुकी है। अब आ जाओ अपने आज के टॉपिक पे, हम बात करते हैं सूरवंश। पता चल चुका है ना सूरवंश कौन है? हम्म। चलो जी, आ जाओ, इम्पोर्टेंट था सूरवंश। अगर हम सूरवंश की बात करें, सूरवंश 1530 से 1555 तक हमें देखने को मिलता है, जो कि गलत है। यहाँ पे ये 1545 से 1555 तक है, यहाँ पे मिस्टेक है, लिख लीजिएगा। 1545 से 1555 तक, क्लियर है? हमारे पास सूरवंश देखने को मिलता है। सही है। ये जो सूरवंश है ना, सूरवंश के संस्थापक कौन थे भैया? ये है शेर शाह सूरी। मेरी बात क्लियर है? ये है शेर शाह सूरी। सही है। वास्तविक नाम था फरीद। इंपॉर्टेंट है भैया, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी का नाम था फरीद। चलो, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीजें बताता हूँ जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका नाम फरीद था, क्लियर है? उसका नाम पहले क्या पड़ा? शेर बन गया इसका नाम, शेर, शेर इसका नाम दिया गया। शेर क्यों दिया गया? भैया जब इसने मुगल सत्ता, जो बाबर था, बाबर की सत्ता को इसने यहाँ पे समाप्त कर दिया, क्लियर है? मतलब उसको यहाँ पे हरा दिया था। याद रखना, 1539 ईस्वी में जब इसने कन्नौज का युद्ध किया था, कन्नौज का युद्ध किया था, क्लियर है? उस युद्ध में इसका बेटा मारा गया था। इस युद्ध में इसको नाम दिया गया था शेर खां। क्या नाम दिया गया था? इसका पहले नाम था शेर खां। 1540 में जब ये हुमायूं को हरा ही देता है, मुगल सत्ता को यहाँ से खत्म ही कर देता है, तो उस टाइम इसको बोला जाता है शेर शाह सूरी। याद रखना, पहले इसका नाम, बचपन का नाम या इसका वास्तविक नाम फरीद था। इसके काम की वजह से इसको शेर खां बोला गया। जब इसने चौसा का युद्ध जीता 1540 में, तब शेर शाह सूरी इसका नाम पड़ा था। जन्म इसका भैया हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में हुआ है, नाम है नारनौल। क्लियर है? नारनौल में आपके पास हुआ। इसके, अगर हम वंशज की बात करूं, ये किस वंश के थे, तो भैया ये लोधी वंश के थे। मतलब इसके जो दादा थे वो बहलोल लोधी की समय में भारत आए थे। मतलब सिंपल सी बात करें कि ये आपके पास जो थे अफगानियों से संबंध रखते हुए थे, या अफगानी जो आपके पास वंश था अफगानियों के, आपके पास ये एक तरह से समकालीन थे। तो बोल जाता है बहलोल लोधी के समय में ये भारत आए थे। इसके दादा, है ना, मतलब किसके दादा? सूरवंश के। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी कौन था भाई? ये अफगानी वंश था ना, पहला भारत में अफगानी वंश था। लोदियों ने इसे जागीर दी थी। मतलब इसे जागीर का मतलब क्या होता है? लोदियों ने ना इसे यहाँ पे, इसके दादा को यहाँ पे जागीर दे के रखी थी। ये जागीर किस चीज के लिए थी? मतलब ये पहली बार भारत आए हैं, मतलब, है ना? तो यहाँ पे क्या था, इनको यहाँ पे जागीर, मतलब भूमि का टुकड़ा दे के रखा था। क्लियर है? और वो जो आपके पास जागीर थी वो कौन सी थी? सहासाराम, जो बिहार में आपके पास सहासाराम क्षेत्र है ना, वो जागीर में दे के रखी थी। सहासाराम का जागीरदार था वो आपके पास कौन था? इसका दादा। पर जब इसके दादा की मृत्यु होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अ, इस भूमि पे, इस जो सासाराम था, सासाराम पे इसका भी हक था, नाम था शेरशाह सूरी का। पर इसके जो सौतेले भाई थे ना, शेरशाह सूरी को ये जो उसका हक था, उसका राज्य था, वो उसको नहीं दे रहे थे। क्लियर है? ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उसी टाइम ये जो शेरशाह सूरी है ना, ये बहुत, मतलब बहुत मस्त बंदा था। इसका ना बोल जाता है, ये जो है ना, ये मिलके बाबर के साथ मिलके बोला जाता है
जो आपके पास खानवा और जो आपके पास एक घाघरा का युद्ध होता है, उस युद्ध में ये बाबर के साथ मिलके काम करता है। पर बाबर ने इसको बोल जाता है, बाबर तो भई जाना-माना हस्ती था ना, बाबर को तो हर छोटे-बड़े की पहचान थी। बाबर ने इसको एक ही शक्ल में पहचान लिया था, मतलब एक ही, है ना? एक ही इसमें पहचान लिया था, किसमें? कि एक ही नज़र में पहचान लिया था कि ये किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। उसको पता चल चुका था कि ये बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है और इसने कह दिया था कि इस व्यक्ति से थोड़ा बच के रहना, इसके ऊपर पूरी नज़र रखना। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे ये जो आपके पास बाबर के साम्राज्य में रहा था, नाम था शेरशाह सूरी। इसका यहाँ पे रहने का कारण क्या था? रहने का कारण ये था कि जो मेरे सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई जो मेरी यहाँ पे मेरे मेरे हक की ज़मीन है, मेरे हक का जो जागीर सहसा राम है वो मेरे को वापिस कर दे, है ना? तो यहाँ पे बाबर मतलब ये साथ ढूँढ रहा था किसी न किसी का कि किसी न तरीके से मैं अपना यहाँ पे हिस्सा यहाँ पे छुड़ा लूँ। बाद में देखा जाता है कि ये जो बाबर है जब इसको समझ आता है तब थोड़ा इससे दूरी बन जाती है। बाद में भैया आपके पास जो नाम था हसन शेर खां इसका पिता था, नाम था क्या नाम था? शेरशाह सूरी के जो पिता थे हसन शेर खां इनका पिता था। इन्हीं के पिता के बाद यहाँ पे क्या बोला जाता है? बोला जाता है जो उसकी सौतेली माता थी वो और उसके जो बेटे थे वो इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनको यहाँ से उत्तर प्रदेश बोला जाता है जो सासाराम था, सासाराम से बिल्कुल जलील करते रहते थे, है ना? वो बिल्कुल भी नहीं। तो बाद में वो जौनपुर उत्तर प्रदेश में चला आया था। क्लियर है? जौनपुर उत्तर प्रदेश में इसने अपनी शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। हुँ, हुँ। हुँ। देखो, सूरवंश के जो आपके पास शासक था शेरशाह सूरी ने उसने बोला जौनपुर से शिक्षा ली उसके बाद इसने अपना हथकंडे लगाए, है ना? जो मैं आपको पहले स्टोरी बता रहा था। ये बहलोल लोदी के पास सॉरी ये इब्राहिम लोदी के दरबार में भी गया है। कौन? सूरवंश का जो संस्थापक शेरशाह सूरी है वो इब्राहिम लोदी के दरबार में भी गया है कि इस तरह से मतलब मेरे जो भाई हैं, मेरे जो सौतेले भाई हैं वो इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं और कृपया मेरी हेल्प कीजिएगा और जो ज़मीन है वो सारी हमारे नाम कर दीजिएगा, मेरे नाम कर दीजिएगा। पर यहाँ पे इब्राहिम लोदी मना कर देता है कि ये सब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो थी मतलब आपके दादा की आपके है ना, उनके नाम की ज़मीन थी। तो मतलब इस तरह से हम टोटल कुल मिला के बात करें मतलब सूरवंश के जो शासक शेरशाह सूरी हैं, उनके साथ थोड़ा है ना, एक तरह से जातीय-वाद देखने को मिलता है मतलब उनके साथ थोड़ा निकाती जैसी होती है। इसी के बाद आपके पास शेरशाह सूरी जो हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं। डेवलप ऐसे करते हैं कि वो एक टाइम के लिए भारत में राज करने लग पड़े थे। जहाँ पे आपके पास मुगल राजा बाबर, हुमायूँ थे, अब वहाँ पे आपके पास सूरवंश आ चुका था। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अभियान शेरशाह सूरी के द्वारा किए जाते हैं। एक एक इनका अंतिम अभियान रहता है वो है दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में जब ये लड़ रहे थे, तो उस टाइम बोला जाता है जो उनका तोपखाना था, जो शेरशाह सूरी का तोपखाना था, वहाँ से एक बम फायर करा गया, है ना? वहाँ से एक है ना तोप फायर करी गई पर वो तोप आगे ना बढ़कर गलती से उन्हीं के मैखाने में उन्हीं का जो तोपखाना था वहीं पे गिर गई थी जिसमें जो आपके पास शेरशाह सूरी है उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ये बात क्लियर हो रही है? अब शेरशाह सूरी की जैसे ही यहाँ पे मृत्यु होती है तो शेरशाह सूरी से जुड़े हुए और भी आपके पास इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें पूछे जाते हैं। पूछा जाता है शेरशाह सूरी का भारत में क्या योगदान रहा है? भारत में उन्होंने क्या काम किया है? किस तरह से उनके निर्माण कार्य थे? तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लिखते चलिएगा। इन्होंने भैया एक जीटी रोड की स्थापना करी है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना करी है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, वो आपके पास बोला जाता है पश्चिम बंगाल से शुरू होता है वो और लास्ट में अफ़गानिस्तान तक चलता है। इस ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? वो आपका नाम है शेर शाह सूरी। प्लस इसने क्या किया था कि हर 4 मील पर इसने सराय होती है ना, सरायों का यहाँ पे स्थापना कर दी थी। तो कुल मिला के हम बात करें सूर्यवंश के जो आपके पास संस्थापक थे वो इस तरह से अपने काल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे थे।
कर रहे थे। ठीक है? हुँ। तो यही सारा आज का हमारा टॉपिक है। आपको बढ़िया से इसको समझना है, बढ़िया से इसको देखना है, तभी हम अपनी जो पहचान है, वो यहाँ पे बढ़िया से बना पाएँगे। अब देखो जी यहाँ पे क्या होता है, बोला जाता है सूरवंश में केवल एकलौता ही शासक शेरशाह सूरी ऐसा था कि जो अपने साम्राज्य के लिए काम कर गया है। उसके बाद इसके जाने के बाद कुछ शासक आए हैं पर वो एक तरह से नामात्र के शासक थे। वो सारे के सारे अयोग्य शासक थे। मतलब उनमें वो योग्यताएँ नहीं थी, उनमें वो बात नहीं थी जो कि यहाँ पे बोला जाता है ना? हुँ। वो बात जो कि एक योद्धा में होनी चाहिए वो बात नहीं थी। इन्होंने बस अपना टाइम पास किया है। शेरशाह सूरी के बाद जितने भी यहाँ पे आपके पास शासक आए हैं, उन्होंने केवल भारत में टाइम पास किया है। बाद में आपके पास लगभग 1555 के आसपास सूरवंश समाप्त हो जाता है। वो कैसे समाप्त होता है देखना, सूरवंश को समाप्त करने वाला कौन था? हुमायूँ। और हुमायूँ को समाप्त करने वाला कौन था? सूरवंश का संस्थापक नाम था, है ना? नाम था सूरवंश के जो आपके पास संस्थापक थे, वो नाम था हुँ, हाँ, सूरवंश के जो आपके पास संस्थापक शेरशाह सूरी थे, है ना? वही यहाँ पे आपके पास जो थे, इन्होंने मुगलों को हराया, मतलब आपके पास हुमायूँ को हराया, है ना? और हुमायूँ ने बाद में जाके इसी वंश को बाद में खत्म कर दिया था। एक ऐसा टाइम था भैया 1545 से 1555 का ऐसा टाइम था, उस टाइम मुगलों को यहाँ से हरा दिया गया था। क्लियर है? क्या बात हो रही है 1545 से 1555 तक का एक ऐसा समय था जिस टाइम यहाँ से मुगलों को पूरी तरह से हरा दिया गया था। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ, अब भई आपका जो हुमायूँ था, जो ईरान वापिस चला गया था, ईरान देश चला गया था, है ना? वहाँ पे जाके अपने आप को ये स्ट्रॉन्ग करता है, वापिस आ जाता है। वापिस उसी फ़ोर्स में आता है, उसी जोश में वो वापिस आता है और ये पंजाब के क्षेत्रों में एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। पंजाब जो राज्य है पंजाब के जो क्षेत्रों से वो वापिस आना स्टार्ट होता है, पंजाब के राज्यों से वो वापिस आना स्टार्ट होता है और एक-एक करके जो सूरवंश के अंतिम यहाँ पे शासक थे, उनको यहाँ पे खत्म करता चलता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब उनको यहाँ पे वो साफ करता चलता है। तो ध्यान रखिएगा सूरवंश का जो समापन किया गया वो किसके हाथों किया गया था? वो शेरशाह सूरी के हाथों किया गया था। किसके हाथों किया गया था? शेरशाह सूरी के हाथों में किया गया था। क्लियर है चीज़ें? हुँ, 1 से 1 से मिनट मैं आपको थोड़ा-सा आगे की हिस्ट्री भी बताता हूँ, पर उससे पहले मेरे को एक बार देखने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इस सेशन में? हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ सही चल रहा है ना? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो 1 सेकंड बस हमारा कुछ ही टॉपिक यहाँ पे बचे हैं। उस छोटे से टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, है ना? हुँ, चलो जी। हाँ। तो हम यहाँ पे थे भैया सूर्यवंश का जो आपके पास शासक शेरशाह सूरी है उसी के पास थे। देखो शेरशाह सूरी के बाद हमने अन्य शासकों का जिक्र क्यों नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर आपको कर दिया है कि ये सारे जो थे वो अपना टाइम पास कर रहे थे यहाँ पे क्लियर है चीजें। हाँ अब अब आपके पास जो अंतिम शासक थे जिनको हुमायूं यहाँ पे हराता है जिनको हुमायूं यहाँ पे खत्म करता है अब बोला जाता है वो आपके पास अंतिम कौन थे? क्लियर है। वो शेरशाह सूरी के ही आपके पास उत्तराधिकारी थे। हुमायूँ एक अपनी जो पुराना एक जोश था, पुराना जो अब उसका है ना, एक है ना, तरीका था, उसी के साथ यहाँ पे भारत में आते हैं और अपना पूरा
जोश ये अपना पूरा जो फ़ोर्स है वो यहाँ पे लगा देते हैं, पूरी ताकत के साथ यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद आपके पास वापस फिर से इतिहास में मुगल सत्ता हमें देखने को मिलती है। मुगलों में आपके पास क्या था? बोला गया 1555 में फिर से आपके पास मुगल सत्ता वापस आ जाती है। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हुमायूँ केवल और केवल 5 से 6 महीने यहाँ पे रह पाता है और उसके बाद 1556 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 6 महीने बाद हुमायूँ की मृत्यु हो जाती है। ये कैसे होती है भैया हुमायूँ की मृत्यु? हुमायूँ की मृत्यु भैया बोला जाता है, एक जो पुस्तकालय होता है ना, लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूँ की मृत्यु हुई थी। तो आज के इस लेक्चर्स में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी। आपने ये चीज़ देखी कि भैया एक ऐसा टाइम भी आया था जिस टाइम मुगलों को यहाँ पे धूल चाटनी पड़ी थी या मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। और वो टाइम आपके पास रहता है 1540 से, है ना? 1540 से 1555 का टाइम आता है। क्लियर है? हाँ, सही है। और उस समय को हम नाम देते हैं सूरवंश। सूरवंश में आपके पास एक शासक आता है, नाम है शेरशाह सूरी। और उसमें 1539 1540 हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं जिसमें ये युद्ध होता है। तो क्या सब सही है? सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। अपना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर सब सही है, तो प्लीज़ जल्दी से बताइएगा। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ जल्दी बताइएगा। प्लीज़ जल्दी डिस्कस कीजिएगा, है ना? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मिस्टेक्स आप में से किसी स्टूडेंट्स की रहती है, सो प्लीज़ यहाँ पे बात कीजिएगा। हुँ, बिल्कुल। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सभी को। हुँ? जो दिवाली का फेस्टिवल है ना? उसको बढ़िया से सेलिब्रेट करना है। और कोई भी वैसे काम नहीं करने हैं जिससे खुद को भी प्रॉब्लम आए और दूसरों को भी प्रॉब्लम आए। मतलब कि जो पटाखे वगैरह हैं उसको बिल्कुल कम ही यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर है मेरी बातें? जी। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अगर आप कोई भी क्वेश्चंस मन में रख रहे हो, दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहा है, सो प्लीज़ आस्क हियर, सो प्लीज़ आस्क हियर। If you have any doubt, if you have any questions, so please ask here. आप हमारे साथ पूछ सकते हो यहाँ पे। सब बढ़िया है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।